एक तरफ आसमान को छूता हुआ खजूर का ऊंचा लंबा पेड़ और वहीं दूसरी तरफ जमीन के पैरों में धंसा हुआ आर्यन, जिसके कंधे पर अब एक भारी भरकम रेत की बोरी लदी हुई थी। उस बोरी के वजन से आर्यन के कंधे थोड़े झुक से गए थे, तो वहीं उसके पैरों पर इतना वजन आ चुका था कि जमीन पर उसके पैरों के निशान आसानी से छपते जा रहे थे। जितनी घनी धूप उतना ही ज्यादा पसीना, जितना बिगड़ा हुआ मौसम उतनी ही तकलीफ। आर्यन का पूरा शरीर पहले से पसीना पसीना हो चुका था। जहां एक तरफ आर्यन पसीने से तरबतर हो चुका था, वहीं उसके हाथ, उसकी हथेली और उसके पैर खून से सन चुके थे। आर्यन एक बार फिर उस पेड़ की तरफ बढ़ता है और अपने दोनों हाथों को उस खजूर के पेड़ के तने पर रख देता है। जैसे ही आर्यन अपने हाथों से उस तने को मजबूती से पकड़ता है, वैसे ही उसके हाथों में लगे जख्म बिलख उठते हैं। आर्यन का पूरा चेहरा, उसके चेहरे की एक एक नब्ज जैसे रो उठती है। खजूर का नुकीला तना आर्यन के जख्म को और अंदर तक कुरेद रहा था, जिसकी वजह से उसका घाव और भी गहरा होता जा रहा था। आर्यन पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। उसके कंधे पर लदा हुआ वजन आर्यन को ऊपर चढ़ने से रोक रहा था। वहीं आर्यन के हाथों का जख्म उसके आगे बढ़ने में परेशानियों का मसाला झोंक रहा था, जिसकी जलन में छटपटाता हुआ आर्यन जैसे तैसे अपनी हिम्मत की माला को बांधने की कोशिश कर रहा था। काम थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते आर्यन तेजी से पेड़ की लगभग आधी चढ़ाई कर लेता है। आर्यन मुश्किलों के भंवर में फंसा हुआ था, मगर उसकी हिम्मत उसे किनारे पर पहुंचाने के लिए तैयार थी। मगर तभी अचानक तेज हवाओं का एक झोंका आता है। आर्यन लगभग अपना संतुलन खो देता है। पेड़ एक झटके में हिलने डुलने लगता है। आर्यन के हाथ और पैर डगमगा जाते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। आर्यन खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। आर्यन तेजी से फिसलते हुए नीचे सरकने लगता है। जितनी तेजी से आर्यन नीचे की ओर गिर रहा था, उतनी ही तेजी से वो खजूर का पेड़, उसकी नुकीली छाल आर्यन को छील रही थी। उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी होता जा रहा था। तने के नुकीले कांटे आर्यन की हथेली के अंदर तक जा पहुंचे थे। उसके घाव अब और भी कई गुना गहरे हो चुके थे। इस दर्द से छटपटाते हुए आर्यन की आंखों का बांध एक पल के लिए टूट जाता है। उसकी आंखों से नादानिस्ता ही आंसू की कुछ एक बूंदें झलक पड़ती है। मजबूरन आर्यन उस तने को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। अब भी आर्यन जैसे तैसे उस तने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आर्यन मजबूर था, मजबूरन ही आर्यन को ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आर्यन ने तने पर पकड़ बनाने की बजाय उसे छोड़ने के बारे में सोचा भी, तो आर्यन इतने ऊंचे पेड़ से सीधा नीचे जाकर गिरेगा। और अगर आर्यन इतने ऊंचे पेड़ से नीचे जाकर गिरा, तो फिर शायद मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसके बदन की कुछ एक हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। आर्यन अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आर्यन अपने मन से दर्द के एहसास की अनुमति छीनता है और खुद को मानसिक रूप से एक पत्थर में तब्दील करता है, वैसे ही आर्यन का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। उसका दिमाग कुछ ऐसी ऊर्जा को पैदा करता है जो आर्यन के दिमाग में कुछ चुनिंदा विचारों को नष्ट कर देती है। वह ऊर्जा आर्यन के दिमाग में किसी नदी की तरह उतरती है और बहती हुई उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसके साथ ही आर्यन के दिमाग से निकली हुई दर्द की तरंगें और उसकी वजह से आर्यन को होते हुए दर्द का एहसास मिटने लगता है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा आर्यन को घाव की वजह से हो रहे दर्द से राहत दिला देती है। उसके शरीर में फैले दर्द के विचार को मिटा देती है, उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है। जैसे ही ऐसा होता है और आर्यन अपने जख्म से राहत महसूस करता है, आर्यन तुरंत अपने सब घाव और जख्मों को भूलकर अपने दोनों हाथों को पेड़ पर वापस जमा लेता है। अगले ही पल आर्यन वापस अपना संतुलन बना लेता है। संतुलन बनाते ही आर्यन वापस ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा की वजह से आर्यन अब मानसिक रूप से तैयार था, जिसकी वजह से आर्यन तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा था। देखते ही देखते आर्यन उस पेड़ के शीर्ष पर पहुंच चुका था। शीर्ष पर पहुंचते ही आर्यन उसी रफ्तार, उसी गति में नीचे उतरने लगता है।
आर्यन को अब किसी भी जख्म और उससे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। फुर्ती के साथ आर्यन जल्दी जल्दी नीचे उतरता है। कुछ ही पलों में आर्यन आसमान की ऊंचाई जैसे पेड़ से जमीन के तह पर पहुंच जाता है। आर्यन इस अभ्यास को और 2 बार दोहराता है। उसी तरह से आर्यन ऊपर चढ़ता है और फिर उसी फुर्ती, उसी ताकत के साथ आर्यन नीचे उतर जाता है। धीरे धीरे आर्यन के आज्ञा चक्र की ऊर्जा भी कम होने लगी थी। इसके साथ ही उसका बदन भी अपनी नियुक्त ऊर्जा को खोने लगा था। जैसे जैसे आर्यन ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता, उसकी शक्ति और ऊर्जा उतनी ही तेजी से कम होने लगती है। ऊपर से तेज कड़ाके की धूप आर्यन के शरीर की मौजूदा ऊर्जा को भी घटकती जा रही थी, मगर फिर भी इन सब के बावजूद आर्यन तेजी से उसी रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा था और नीचे उतर रहा था। आर्यन लगभग 4 बार ऊपर चढ़ चुका था और 3 बार नीचे उतर चुका था। अब आर्यन एक आखिरी यानी चौथी बार नीचे उतर रहा था। आर्यन का बदन अच्छा खासा थक चुका था। थका हुआ आर्यन एक आखिरी बार नीचे उतर रहा था। नीचे उतरते ही आर्यन का बदन थकान से चूर हो चुका था। आर्यन के शरीर की सारी ऊर्जा और ताकत खत्म हो चुकी थी। अब भी आर्यन को कई और अभ्यास करने थे। यह अभ्यास तो महज एक आम से शुरुआत थी। इसके बाद वाले अभ्यास के लिए तो आर्यन को इससे भी कई गुना ज्यादा ताकत की जरूरत थी। आर्यन को अब ताकत और ऊर्जा के लिए कुछ खाने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिससे कि उसके शरीर की ताकत एक ही झटके में बढ़ जाए, एक ही झटके में उसके शरीर की ऊर्जा पुनः स्थानांतरित हो जाए। अगर आर्यन कोई ऐसा भोजन करता है जिससे कि उसे ऊर्जा तो मिल जाए, मगर शरीर को उस भोजन से ऊर्जा बनाने में अच्छा खासा समय लग जाए, तो फिर उसका ऐसा भोजन करना फिजूल था, क्योंकि आर्यन के पास इस वक्त समय की भारी कमी थी। आर्यन को इस वक्त ऐसा भोजन चाहिए था कि जिससे उसे तुरंत के तुरंत ही ऊर्जा मिल जाए, उसके शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए समय ना गंवाना पड़े। तभी आर्यन की नजर वाटिका के पीछों पीछ लगे एक पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ दूर से ही चमक रहा था। उस पेड़ का पूरा तना हरा भरा था और ऊपर से बहुत ही चिकनाहट भरा था। आर्यन उस पेड़ को देखता है और उसे देखते ही आर्यन की आंखों में चमक उमड़ पड़ती है। वो पेड़ केले का था। आर्यन ने सुश्रुत संहिता की आयुर्वेदिक भोजन संस्कृति की एक किताब में पढ़ा था कि कच्चे केले का सेवन करना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ ही कच्चे केले को पचाने के लिए पेट और शरीर को कोई खास मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती। शरीर में पहले से ही मौजूद अम्लीय घोल कच्चे केले को आसानी से पचाकर उसकी सारी ऊर्जा को चंद ही पलों में पूरे शरीर में फैला देता है, जिसकी वजह से समय की खपत तो बचती ही है, मगर शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रभाव भी हो जाता है। सुश्रुत संहिता में यह भी लिखा हुआ था कि केले के फल में सबसे ज्यादा ऊर्जा का भंडार होता है। मात्र 4 केले का सेवन भी एक इंसानी शरीर को पूरे दिन भर के दिनचर्या के लिए ऊर्जा सौंप देता है। इसके साथ ही केले का फल इतना हल्का होता है कि इसे खाने के बाद शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता। बस फिर क्या था, आर्यन ने जैसे ही केले के पेड़ को देखा, वैसे ही किताबों का सारा ज्ञान आर्यन के दिमाग में तेजी से दौड़ने लगता है। आर्यन को अपनी भूख और ऊर्जा का इलाज मिल चुका था। आर्यन तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है और पेड़ की ऊंचाई को देखकर उसके आगे बढ़ते हुए कदम अगले ही पल रुक जाते हैं। उस केले के पेड़ की ऊंचाई खजूर के पेड़ से कम नहीं थी। दोनों की ऊंचाई लगभग समान ही थी। आम तौर पर केले के पेड़ों की ऊंचाई इतनी नहीं होती थी, मगर गुरुकुल की वाटिका में लगे हुए सभी पेड़ों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि गुरुकुल का उद्यान विभाग इसके लिए एक विशेष तरह की खाद का निर्माण किया करता था। उस विशेष खाद की वजह से मिट्टी की उर्वरता कई गुना बढ़ जाती है। मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में उगने वाले सभी पेड़ पौधे सामान्य लंबाई से कई गुना लंबे, सामान्य चौड़ाई से कई गुना चौड़े और सामान्य फल वर्षा से कई गुना फलदार होते हैं। ये केले का पेड़ भी उसी वजह से कई गुना लंबा, चौड़ा और ऊंचा था। साथ ही साथ ये पेड़ सामान्य से कई गुना ज्यादा फलदार था। फलों की अच्छी खासी संख्या की वजह से पेड़ झुका हुआ था। वहीं आर्यन तय कर लेता है
कि वो इस पेड़ पर भी चढ़ाई करेगा, ताकि एक बार और उसका अभ्यास भी हो जाए और उसे खाने के लिए कुछ फल भी मिल जाए। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए आर्यन अपने हाथों की पकड़ बनाता है, वैसे ही आर्यन महसूस करता है कि उसके हाथ कई गुना ज्यादा मांसल और मजबूत हो चुके थे, तो वहीं उसकी पकड़ भी ताकतवर हो चुकी थी। केले के पेड़ का तना चिकनाहट भरा था, मगर आर्यन की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसके हाथ फिसलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आर्यन तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि पेड़ पर चढ़ते हुए आर्यन को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ ही रहा था, क्योंकि थकावट आर्यन के पूरे शरीर में फैल चुकी थी। जैसे ही आर्यन ऊपर पहुंचता है और केले की एक बड़ी डाल को पकड़ता है, वैसे ही अचानक से धूप बादलों की गोद में छुप जाती है। उसके साथ ही तेज हवाएं चलने लगती है। हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वाटिका में सभी पेड़ पौधे एक लहर में हिलने डुलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी वाटिका हवाओं के साथ साथ हिलने लगती है। चारों तरफ घमासान मच जाता है। सभी पेड़ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कुछ पेड़ जो फलों के वजन के साथ झुके हुए थे, वो पेड़ हवाओं की तेज गति के साथ इतनी जोर से हिल रहे थे कि एक दूसरे से टकराते ही मिट्टी से उखड़ते जा रहे थे। यह हवा किसी तूफानी हवा से कम नहीं थी। कुछ ही पलों में लगभग 7-8 पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। गिरते हुए वो पेड़ दूसरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही वो पेड़ उखड़कर सही सलामत पेड़ों पर गिरते, वैसे ही सही सलामत पेड़ भी जमीन की मिट्टी से उखड़कर टूट जाते। धीरे धीरे वाटिका हवा से तहस नहस हो रही थी। तभी आर्यन का पेड़ भी बुरी तरह से हिलने डुलने लगा था। आर्यन जिस पेड़ पर लटका हुआ था, वो पेड़ इतने जोरों से हिल रहा था कि आर्यन बुरी तरह से घबरा चुका था। तभी आर्यन के कानों में एक आवाज पड़ती है। उस आवाज ने आर्यन को अंदर तक हिला दिया था। वो आवाज आर्यन के पेड़ के जड़ों से आ रही थी। आर्यन के पेड़ की जड़ें मिट्टी से उखड़ने लगी थी। अगले ही पल तेज हवा के झोंकों के साथ वो पेड़ उखड़ने लगता है। उसकी जड़ें अपनी पकड़ खोने लगती है। ऊपर से फलों के वजन से पहले ही पेड़ झुक चुका था। आर्यन पेड़ को कसकर पकड़ लेता है, मगर तभी एक तेज हवा का बवंडर वाटिका से होकर गुजरता है। उस बवंडर में भारी हवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल आर्यन का पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही आर्यन और वो पेड़ जमीन पर गिरता है, वैसे ही उसके अगल बगल लगे हुए पेड़ भी उखड़कर सीधे आर्यन पर जा गिरते हैं। वैसे ही एक तेज चीख पूरे वाटिका को हिला कर रख देती है। ये चीख आर्यन की थी। क्या आर्यन जिंदा है, सही सलामत है? क्या ऊंचाई से गिरने के साथ टूट जाएगी आर्यन की हड्डियां? कैसे निकल पाएगा आर्यन पेड़ों के इस जंजाल से? क्या आर्यन खो देगा अपने शरीर का कोई अंग? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।